नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल की ये क्लास नंबर 4 रहेगी, जिसके अंदर हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश देखेंगे। मित्रों, क्लास नंबर 3 में हमने भौतिक प्रदेशों के पहला प्रकार, जिसके अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज पार्ट 2 रहेगा, जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि दोस्तों लंबा टॉपिक है, विस्तृत चर्चा इसके ऊपर हम करेंगे, तो ध्यान से अंत तक इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि यह क्लास है जिससे आपको एग्जाम के अंदर जरूर एक ना एक क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। इसी के साथ जो नए साथी पहली बार चैनल पर आ रहे हैं उनको बता दूं, सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट कंप्लीट आपको इस प्रकार यहां पर करवाया जाएगा। बाकी इतिहास और राजनीति विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लासें मिल जाएगी। और प्ले स्टोर से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप सभी नोट्स स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश देख रहे हैं हम, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों देखिए मित्रों, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार अरावली के पश्चिम में स्थित 13 में से 12 जिले मरुस्थलीय जिले हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इस प्रकार हमारा राजस्थान है, इस प्रकार से अरावली फैली हुई है, यह अरावली है हमारी। अब यहां पे बात करते हैं इस जगह, तो यहां पे 13 जिले आते हैं, इनमें से ये जिला हटा दो, बाकी जो ये जिले बच्चे हैं ना, ये 12 जिले मरुस्थलीय जिले हैं दोस्तों। तो 13 जिले अरावली के पश्चिम में जो 13 जिले हैं उनमें से 12 जिले किस में आते हैं, आपके मरुस्थल के अंदर आते हैं दोस्तों। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, उसका 61% आपका मरुस्थलीय है दोस्तों। जहां राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो मरुस्थल प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वहां यह कुल क्षेत्रफल का है 61% और यहां पर जनसंख्या रहती है 40% दोस्तों। इस प्रदेश की पूर्व सीमा आंशिक रूप से भौतिक प्रदेश अरावली पर्वत तथा आंशिक रूप से जलवायु के द्वारा, जलवायु 50 सेमी समवर्षा रेखा है ना, उसके द्वारा। तो जो हमारा ये अगर हम नक्शे से बात करें तो इस प्रकार से लगभग हमारा जो राजस्थान है चतुष्कोणीय है इस प्रकार से। तो ये देखिए अरावली प्रदेश, और यहां अरावली प्रदेश के ऊपर ही आपकी आएगी 50 सेमी समवर्षा रेखा, इसके द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है दोस्तों। जबकि पश्चिमी सीमा है वो आपकी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। जो पश्चिमी सीमा है ना, ये आपकी यह है रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेखा दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं 25 सेमी। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं जो हमारा राजस्थान है उसकी। तो मित्रों यह है, देखिए ये हम मान लें कि ये हमारी 50 सेमी जो है वर्षा रेखा है। तो यहां पर एक है 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो 25 सेमी जो समवर्षा रेखा है, ये 25 सेमी, ये 50 सेमी। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है। कौन कौन से? एक तो थार का मरुस्थल जो बिल्कुल शुष्क प्रदेश है, एक अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान वांगड़। ये देखिए इस प्रकार से है, लगभग इस प्रकार से ये राजस्थान बांगड़, जबकि ये इतना ही है जिसको बांगड़ क्षेत्र हम बोलते हैं, वो इतना ही है हमारा। सीकर, चूरू, झुंझुनू, इस क्षेत्र को बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं मित्रों। लेकिन हम अगर इससे 25 सेमी समवर्षा रेखा उसके अनुसार चलें तो हमारा ये क्षेत्र रहेगा। ये तो रहेगा हमारा बिल्कुल शुष्क और ये रहेगा हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश दोस्तों। अब चलिए थार के मरुस्थल की ओर। थार का मरुस्थल, थार का शाब्दिक अर्थ मरुभूमि है। तो थार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मरुभूमि होता है। इसे मान मरुभूमि भी कहा जाता है। तो थार के मरुस्थल को ही मान मरुभूमि कहा जाता है दोस्तों। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। थार का मरुस्थल ये मत समझ लेना तो कि सिर्फ राजस्थान में ही है, ये भारत में राजस्थान नहीं, भारत के अंदर और पाकिस्तान में भी थार का मरुस्थल है। जैसे पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा, यहां पे आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पाया जाता है।
तो राजस्थान की बात करें वो अलग है, लेकिन भारत में 4 राज्यों के अंदर आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। लेकिन सर्वाधिक भारत के अंदर अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो थार के मरुस्थल का 62% भाग है जो राजस्थान में है। जो थार का मरुस्थल भारत में है उसका 62% सिर्फ किसमें है? राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर परमो कार्बोनिफेरस काल में सागर का विस्तार पाया जाता था। जो परमो कार्बोनिफेरस काल था उस समय जो हमारा अभी वर्तमान में थार का मरुस्थल है ना, यहां पर क्या था? सागर था। टर्सियनी काल के अंत में सागर के पीछे हटने, जो टर्सियनी काल था उस समय जो सागर है वो क्या हुआ? पीछे की ओर हटा। तथा कवाटनरी जो काल था उसमें मानवीय गतिविधियों के कारण इस प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार हो गया दोस्तों। तो यह विस्तार 33 सागर की जगह जो है वो क्या है? हमारा मरुस्थल है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में परमो कार्बोनिफेरस काल के प्रमाण पाए जाते हैं। कहां पर मिलते हैं ये परमो कार्बोनिफेरस जो काल था उसके प्रमाण? तो देखिए, पहला मिलता है बाप बोल्डर बेड। जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर परमो कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है तथा यह हिमवाहित है, मतलब बर्फ से वाहित क्षेत्र है दोस्तों। दूसरा मिलता है बादुरा बालुकास्म। जोधपुर जिले के बादुरा नामक स्थान पर जीवाश्म युक्त बालुआ पत्थर पाए जाते हैं। जीवाश्म युक्त जो बलुआ पत्थर है वो मिलते हैं जोधपुर जिले के बादुरा ग्राम में। बादुरा के अतिरिक्त बाप क्षेत्र में भी ये बालूसम पाए जाते हैं। तो बाप और जो हमारा बादुरा दोनों जगह आपको ये जो बलुआ पत्थर है ये मिलेंगे, जीवाश्म युक्त बलुआ पत्थर दोस्तों। तो इन दोनों जगहों के आधार पर परमो कार्बोनिफेरस काल के प्रमाण मिलते हैं कि यहां पर परमो कार्बोनिफेरस काल था, उस समय यहां पर क्या था? सागर था, 33 सागर का विस्तार था दोस्तों। आगे देखिए, शुष्क प्रदेश या थार का मरुस्थल दो भागों में बांट दिया। 25 सेमी वर्षा जो समवर्षा रेखा है उसके द्वारा हमने एक तो जो हमारा शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश। तो पहले हम बात करेंगे शुष्क प्रदेश की, फिर बात करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश की। यह है दोनों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ही भाग दोस्तों। तो देखिए, पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा तथा पूर्व में 25 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य शुष्क प्रदेश स्थित है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अगर हम राजस्थान को इस प्रकार से माने तो ये 50 सेमी वर्षा, ये 25 सेमी समवर्षा रेखा, इस प्रकार मान ले इसको। अब यहां पे दोस्तों जो ये प्रदेश है ना, ये प्रदेश ये तो आपकी क्या आ गई? इधर रेड क्लिफ रेखा, और यहां पे आपकी क्या आ गई है? 25 सेमी समवर्षा रेखा। इसके मध्य का जो ये भाग है ना, ये भाग ये हमारे क्या बनेगा? ये बनेगा दोस्तों हमारे क्या? शुष्क प्रदेश। समझे मित्रों? आगे चलिए, इस प्रदेश के अधिकांश भाग पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। जो शुष्क प्रदेश है ना, थार का मरुस्थल है ना, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा अधिकतर जगह, हर जगह आपको यही मिलेंगे क्या? स्तूप, बालू का के स्तूप, यानी बालू स्तूप। स्थिति एवं आकार के आधार पर बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं और एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनकर आता है वो ज्यादातर बालू का स्तूप से ही बनकर आता है दोस्तों। तो बालू का स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक बालू का स्तूप, 10 प्रकार के बालू का स्तूप बताऊंगा आपको। अगर ये आपने याद कर लिए तो ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहला बालू का स्तूप है वो है अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती बालू का स्तूप। देखिए, हवा की दिशा के समानांतर निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को पौनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। जिस प्रकार से हवा चलती है उस हवा के समानांतर ही ये बालू का स्तूप बन जाते हैं दोस्तों। तो बालू का स्तूप कौन सा? जो पवन हवा के समानांतर बनते हैं उनको पवन अनुवर्ती या अनुदैर्ध्य स्तूप कहते हैं दोस्तों। थार के मरुस्थल में ये बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक देखने को मिले अगर थार के मरुस्थल में तो आपको पौनानुवर्ती बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। इन्हें और भी कहा जाता है, इन्हें रेत कटक कहा जाता है, अलब स्तूप कहा जाता है, रेखिक स्तूप कहा जाता है, सिप कहा जाता है।
तो ये चारों नाम याद रख लेना, इनसे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, आगे भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है आपके। रेतकटक, अलब स्तूप, रेकिक स्तूप या सिप, ये सभी आपके पौना अनुवर्ती जो बालू का स्तूप है उनके ही नाम है दोस्तों। इन बालू का स्तूपों का निर्माण सामान्यतः एक ही दिशा में तीव्र वेग से चलने वाली पवन के कारण होता है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर हम देखते हैं कि लू चलती है राजस्थान में तेज स्पीड यानी गति के साथ। राजस्थान यानी जो थार का मरुस्थल है वहां पे लू चलती है और एक ही दिशा के अंदर ये जो हवा है वो चलती है। उस वजह से इन जो बालू का स्तूप है पौना, जो हमारा पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप है, इनका निर्माण होता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। इन बालू का स्तूपों की दो श्रृंखलाओं के मध्य रेत मुक्त मार्ग पाया जाता है। जैसे एक श्रृंखला ये हो गई, दूसरी आपकी ये श्रृंखला हो गई। ये जो आपका मुक्त मार्ग है ना, बीच वाला रेत मुक्त मार्ग, यानी यहां पे आपको रेत नहीं मिलेगी, बालू नहीं मिलेगी, यहां पे आपको कंकड़ पत्थर ये मिलेंगे दोस्तों, जिसे कॉरिडोर कहा जाता है मित्रों। इसको क्या कहेंगे हम? कॉरिडोर कहते हैं। जो ये बीच में है ना, ये कॉरिडोर को सारा मरुस्थल में गासी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कॉरिडोर बनती है सारा मरुस्थल अफ्रीका वाले में, वहां पर इसको यहां पर कॉरिडोर कहते हैं, वहां पर उसको क्या कहते हैं? गासी कहते हैं दोस्तों। इस कॉरिडोर से होकर मरुस्थलों में ऊंटों के काफिले चलते हैं। रेत के अंदर जो बालू का स्तूप है, अगर उसके ऊपर से ऊंट चलेंगे तो उनके पैर है, हाँ पैर बहुत कम मिट्टी के अंदर दसते हैं, लेकिन फिर भी चलने में कठिनाई होगी। जबकि ये क्या होते हैं? थोड़े से कठिन, यानी एकदम ये पक्के सड़क की बात करें तो उस प्रकार के होते हैं ये कॉरिडोर। तो यहां पर ऊंटों के काफिले चलते हैं दोस्तों, इसलिए इसे कारवां मार्ग भी कहा जाता है। ऊंटों का कारवां अगर चलता है तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? कारवां मार्ग। तो पूछा जा सकता है कारवां मार्ग किसको कहते हैं दोस्तों? कॉरिडोर को। दो बालू का स्तूपों के मध्य जो रेत मुक्त मार्ग होता है उसको ही क्या कहते हैं? कारवां मार्ग कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप शुष्क प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं। बीकानेर साइड में आपको कम देखने को मिलेंगे, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, इस बेल्ट में ये आपको अधिक देखने को मिलेंगे। तो पहला था हमारा अनुदैर्ध्य या पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप। आगे बात करते हैं, 2 नंबर का स्तूप है, वो है हमारा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हवा की दिशा में समकोण पर निर्मित होने वाले चापाकार बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। आपने बहुत जगह इस प्रकार के बालू का स्तूप देखे होंगे, इस प्रकार के एकदम सीधे बन जाते हैं। जैसे ये हवा आती है तो हवा के कट से इस प्रकार हवा ऊपर से निकलती जाती है और ये इस प्रकार से बनते जाते हैं, इस प्रकार से ये बन जाते हैं समकोण पर आधारित। तो जो हवा की दिशा में समकोण पर निर्मित होने वाले चापाकार बालू का स्तूप होते हैं उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। याद रखना, ये समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये बालू का स्तूप शुष्क प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग, अगर हम राजस्थान में बात करें तो देखिए मित्रों इस प्रकार राजस्थान है, तो यहां पर तो हमारा पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप आ गए थे। यहां पर जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया। अब बच्चा क्या है? बीकानेर बच गया, गंगानगर बच गया, चूरू बच गया, हनुमानगढ़ बच गया। यहां पर पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप दोस्तों। तो ये स्तूप कहां कहां पर पाए जाते हैं? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में ये अधिक आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। इन बालू का स्तूपों का निर्माण मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के द्वारा होता है। जबकि हमने जो पौना अनुवर्ती जो बालू का स्तूप थे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, वो तेज गति की हवा के द्वारा होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये मंद गति की हवा के द्वारा इनका निर्माण होता है दोस्तों। आगे चलते हैं तीसरे प्रकार के स्तूपों की ओर। तीसरे प्रकार के स्तूप है बरखान या अर्धचंद्राकार दोस्तों। ये क्या होते हैं? देखिए, यह अनुप्रस्थ प्रकार के स्तूपों का ही विशिष्ट प्रकार है। जो अनुप्रस्थ प्रकार के हमने देखे हैं भी, उनका ही प्रकार है। अनुप्रस्थ प्रकार के जो स्तूप थे उनका ही भाग है ये, जिनका आकार अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार होता है दोस्तों। अर्धचंद्राकार, चांद आधा कैसा दिखाई देता है आपको? इस प्रकार का दिखाई देता है मित्रों। तो इस प्रकार का इन जो बालू का स्तूप है इनका आकार मिलता है आपको अर्धचंद्राकार, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाते हुए।
ये सर्वाधिक गतिशील होने के कारण सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, सर्वाधिक गतिशील कौन से प्रकार के स्तूप होते हैं? बरखान या अर्धचंद्राकार होते हैं दोस्तों, जो शेखावाटी प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। कहां पर? अगर राजस्थान की अगर हम बात करें कि ये हमारा राजस्थान है इस प्रकार से, तो यहां पर हमने देख लिए, यहां पर हमने देख लिए, बच्चा हमारा भाग ये है, यहां पर हमारी आ जाएगी। तो दोस्तों यहां पर शेखावाटी प्रदेश, जो हमारा शेखावाटी प्रदेश के अंदर कौन सा भाग आता है? चूरू आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है। तो इस क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। लघु यानी छोटे गड्ढों के पीछे निर्मित होने वाले बरखान प्रकार के बालू का स्तूपों को लूनेट कहा जाता है। छोटा गड्ढा है, ये आपका छोटा गड्ढा है, यहां पे ये जमीन है, ये छोटा गड्ढा है, इसके पीछे इसकी जो मिट्टी है वो बाहर निकलेगी और यहां पर ये बालू का स्तूप बन जाएगा। यहां पे इस प्रकार छोटे छोटे गड्ढों के पास ये बन जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? लूनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में मित्रों। लूनेट किसको कहते हैं? तो बरखान, अर्धचंद्राकार या बरखान, समझ गए होंगे। यह अनुप्रस्थ का ही प्रकार है, 45 डिग्री के आसपास, 45 डिग्री के आसपास होगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा बरखान दोस्तों। अर्धचंद्राकार होता है ना उस प्रकार। शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक हानिकारक ये बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, चौथे प्रकार के बालू का स्तूप देखते हैं। चौथे प्रकार के बालू का स्तूप है पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक, महिलाओं के हेयरपिन के समान आकृति वाले बालू का स्तूपों को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। हेयरपिन आप सभी ने देखी है महिलाओं की, तो उसी के आकार के होते हैं पैराबोलिक। याद रख लेना, पैराबोलिक मतलब महिलाओं की जो हेयरपिन है उसके समान आकृति वाले, या परवलयिक बालू का स्तूप। ये मरुस्थलीय प्रदेश में अधिकांश जिलों में पाए जाते हैं, सब जगह मिलेंगे आपको, ये सब जगह आपको पैराबोलिक परवलयिक जो बालू का स्तूप है ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है तारा बालू का स्तूप। 3 से अधिक बार निकली हुई भुजाओं वाले बालू का स्तूपों को तारा बालू का स्तूप कहते हैं। ये इस प्रकार से बनते हैं मित्रों, इस प्रकार से बन जाएंगे आपके 3 से अधिक, 1 2 3 4 बना दी हमने, 5 बना दो, 6 बन जाती। इस प्रकार के ये बालू का स्तूप होते हैं। ये बालू का स्तूप जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ व पोखरण क्षेत्रों में, तो पहली बात देखिए यहां से तारा बालू का स्तूप कहां पर बनते हैं? जैसलमेर जिला उसका 2 क्षेत्र है, एक तो मोहनगढ़, दूसरा है पोखरण, और गंगानगर जिला है उसका है सूरतगढ़ क्षेत्र, यहां पर बनते हैं। तो तारा बालू का स्तूप है वो 3 ही जगह बनते हैं, जैसलमेर की है 2 जगह, मोहनगढ़ पोखरण और गंगानगर का सूरतगढ़। यहां पर आपको तारा बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, तारे के समान आकृति। समझे मित्रों? आगे चलते हैं, नेक्स्ट बालू का स्तूप है हमारा, वो है दोस्तों अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित किसी अवरोध जैसे मकान है, झाड़ी है, पेड़ है आदि के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। और जो पश्चिमी राजस्थान से हैं उनको तो यह समझ में आ गया है, अगर हवा हमारी इस प्रकार चल रही है और यहां पर हमारा मकान है तो कटाव लगेगा साइड में और यहां पर बन जाएगा स्तूप। यहां पे आपका क्या बन जाएगा? यहां पे टीला, स्तूप बन जाएगा दोस्तों। ये अगर आपके बीच में मकान है, अवरोध के कारण, अवरोधी बालू का स्तूप है, अवरोध के कारण साइड से कटाव लग के उसके पीछे की ओर, जो अवरोध है उसके पीछे की ओर, देखिए यहां से हवा चल रही है, ये पीछे ही तो बन रहा है ना हमारे यहां पे, तो पीछे की ओर जो स्तूप बनते हैं उनको अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं दोस्तों। ये सभी पश्चिमी राजस्थान के जो निवासी क्लास देख रहे हैं उनको देखते ही, नाम सुनते ही पता चल गया होगा। आगे देखिए, सब्र-काफिज बालू का स्तूप। सब्र-काफिज बालू का स्तूप देखिए, छोटी झाड़ियों तथा घास के झुंड के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को सब्र-काफिज बालू का स्तूप कहा जाता है। मित्रों, अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो अगर कहीं पर भी छोटी झाड़ी है, अगर छोटी सी झाड़ी है ना, छोटी सी झाड़ी है या कहीं पर घास का यहां पे छोटा सा घास का पौधा है, तो क्या होगा, जैसे ही हवा चलेगी तो ये घास है, ये क्या करेगी, जो हवा से बालू उड़ेगी उसको क्या करेगी, ये रोकती जाएगी, रोकती जाएगी, रोकती जाएगी, फिर वहां पर लगभग ये मानो 10 सेमी, 15 सेमी, 20 सेमी का एक स्तूप बन जाएगा। इसी को कहा जाता है सब्र-काफिज बालू का स्तूप दोस्तों। और ये मरुस्थल प्रदेश के अधिकांश जिलों यानी 12 के 12 जिलों में आपको देखने के मिलेंगे।
और आप अपने अगर आप खेत में जाते हो तो खेत के अंदर जाके देख सकते हो इस बालूका स्तूप को। नेक्स्ट हमारा स्तूप है वो है 7 नंबर का नेब का। झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले बालूका स्तूप नेब का कहलाते। जो अभी हमने देखा ना ऊपर सब्र का पीछ, उसी का नाम है नेब का दोस्तों। वो जो नेब का था वो घास के पीछे झाड़ियों के पीछे होता था, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ झाड़ी दी आपको। अगर झाड़ी के पीछे कोई बालूका स्तूप कटाव लगने के कारण, झाड़ी है जो जमीन से लेकर ऊपर तक होती है, तो उसकी हवा के कटाव के कारण जो बालूका स्तूप बनते हैं इसके यहां पे, उनको नेबका कहते हैं। ये भी राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय जिलों में, तो सब्र का पीज हो या नेबका हो एक ही बात है दोस्तों। आगे है वेलबेक। मोटी रेत से बने हुए बालूका स्तूपों को वेलबेक कहा जाता है। वेल बहुत बड़ी मछली होती है, बहुत बड़ी होती है ना, उसी प्रकार बहुत मोटी रेत, मोटी यानी बड़ी रेत से बनने वाले बालूका स्तूपों को कहेंगे वेलबेक। तो वेल से पता चल जाएगा, वेल बड़ी, तो बड़ी रेत से बनने वाले बालूका स्तूप दोस्तों। बात करते हैं द्रास। वर्धाकार वेलबेक को द्रास कहते हैं। वृद्धाकार है ना, बड़े आकार का जो वेलबेक होता है उसको द्रास कहा जाता है। जो बड़ी रेत से बनते हैं जो स्तूप, उनको तो वेलबेक कहते हैं, और अगर बड़े बन जाएं, ये वेलबेक है, इनका आकार बड़ा हो जाए तो उनको क्या कहेंगे, द्रास कहेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा दरियन बालूका स्तूप। राजस्थान में पाए जाने वाले स्थानांतरित बालूका स्तूपों को दरियन कहा जाता है। जो बालूका स्तूप स्थानांतरित होते हैं उनको क्या कहते हैं, दरियन कहते हैं दोस्तों। नोट, यहां पे कुछ चीजें हैं वो याद करना है। हमादा कहते हैं चट्टानी मरुस्थल को। जो चट्टानी हमने पहले देखा था दोस्तों, पवना अनुवर्ती जो अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप पढ़ रहे थे, तो वो क्या था, एक बालूका स्तूप, ये पवना अनुवर्ती बन गया, ये दूसरा बन गया, बीच के अंदर ये यहां पे बिल्कुल रेत नहीं है, रेत मुक्त स्थल होता है ये होता है चट्टानी मरुस्थल। आपका क्या है, चट्टानी मरुस्थल है मित्रों। रेग कहते हैं मिश्रित मरुस्थल, जिसके अंदर चट्टानें भी होती है और रेत भी होती है दोस्तों। और इर्ग कहते हैं रेतीला मरुस्थल। जो हमें अगर हम जाते हैं तो जैसलमेर में जो टीले दिखाई देते हैं ना, वो क्या है, इर्ग है, यानी रेतीला मरुस्थल होता है। जैसे कि गंगानगर में जाइए आपको वहां पे टीले टीले मिलेंगे, बीकानेर में आप निकलिए तो आपको टीले टीले मिलेंगे, चूरू में मिलेंगे, तो ये होते हैं रेतीला मरुस्थल दोस्तों। तो ये तीनों मरुस्थलों के नाम याद रखने। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया ना, चट्टानी मरुस्थल किसको कहा जाता है, यही नाम दे दिया ना, तो याद रखना है। हम्मादा चट्टानी मरुस्थल, रेग मिश्रित मरुस्थल, और इर्ग जो रेतीला यानी रेत का ही मरुस्थल हो दोस्तों। अब बात करते हैं आगे बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की। जो हम अभी यहां पे बात कर रहे हैं ना, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, यहां पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बिल्कुल भी आपको बालूका स्तूप नहीं मिलेंगे, बिल्कुल टीले नहीं मिलेंगे। देखिए, जैसलमेर जिले की पोखरण व जैसलमेर तहसील, एक तो खुद जैसलमेर, दूसरी है पोखरण तहसील। जोधपुर जिले की फलोदी तहसील, जोधपुर जिले की कौन सी है, फलोदी तहसील। और बीकानेर, जो बीकानेर है वहां पर बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। बीकानेर में थोड़ा सा भाग, जैसलमेर के अंदर पोखरण और जैसलमेर तहसीलों में है, और जोधपुर के अंदर फलोदी है, वहां पर बिल्कुल बालूका स्तूप नहीं है, यानी सीधा है। यहां बलुआ पत्थर व चूना पत्थर की चट्टानें अनावृत पाई जाती है। यहां पर क्या मिलेगी आपको, हम्मादा, जो हमने अभी देखा ना, चट्टानी मिलेगी, चट्टानी मरुस्थल है ये। क्या है, चट्टानी मरुस्थल। इस वजह से यहां पे क्या नहीं है, बालूका स्तूप नहीं है दोस्तों। जैसलमेर शहर जुरेसिक काल के, ध्यान से पढ़िए मित्रों, जुरेसिक काल के बलुआ पत्थरों पर विस्तृत एक चट्टानी मैदान है। जो जैसलमेर शहर आपका बसा हुआ है ना, जैसलमेर तो आप गए होंगे, तो वो वहां पर आप, वो है जो बालूका स्तूप पर नहीं है या बालू पर नहीं है, वो एक चट्टान पर निर्मित है दोस्तों, चट्टान है उस पर निर्मित है। जैसलमेर जिले में रामगढ़ से लेकर रेड क्लिफ रेखा तक पीले पत्थरों का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो ये बालूका स्तूप और बालूका स्तूप मुक्त प्रदेशों के बारे में हमने देख लिया। आगे चलते हैं, कुछ जानकारी। नाचना गांव, नाम सुनते हैं बहुत बार हम, नाचना गांव क्यों प्रसिद्ध है? जैसलमेर जिले में स्थित नाचना गांव मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है। कौन सा? नाचना गांव। समगांव,
जैसलमेर जिले में स्थित समगांव राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी वहां पर वनस्पति नहीं है दोस्तों। बात करते हैं आगे लाठी सीरीज। लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक पाई जाने वाली भूगर्भीय जल पट्टी लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है। ये कोई यहां पे जल की पट्टी है दोस्तों, इस प्रकार से, कहां से, पोखरण से मोहनगढ़ तक, और इसके ऊपर धरातल पर है जो सेवण घास, दामन घास, मुराद घास, ये घासें हैं वो यहां पर धरातल के ऊपर मिलती है। इसी को कहा जाता है लाठी सीरीज, और लाठी सीरीज से लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों। बट्टाड़ू का कुआं, बाड़मेर जिले में स्थित बट्टाड़ू का कुआं राजस्थान का जलमहल कहलाता है। कहीं पर भी पानी नहीं है, बट्टाड़ू के कुएं में आपको पानी मिलेगा। इस मतलब अगर कहीं पानी नहीं है आसपास और इस कुएं में पानी है, मतलब जलमहल अपने आप हो गया। तो राजस्थान का जलमहल बट्टाड़ू का कुआं कहलाता है, जो बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, पीवना, यहां पे पीवना है, यह पावना नहीं है मित्रों, क्या है, पीवना है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सर्प की एक विषैली प्रजाति होती है। पीवना जो सर्प है यह डस लेता है मित्रों तो मुंह के अंदर ऊपर की ओर एक छाला होता है। अगर वो छाला फूटकर उसके अंदर जो पानी रहता है अंदर चला जाता है तो तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इतना खतरनाक सर्प है ये। तो विषैली प्रजाति है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सर्प की एक विषैली प्रजाति पीवना दोस्तों। बात करते तल्ली। बालूका स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को तल्ली कहा जाता है। ये बालूका स्तूप हो गया हमारा, ये एक यहां पे बालूका स्तूप हो गया, और ये बीच में जो यहां पे है ना, इसको कहते हैं तल्ली। इसे ही थल्ली या ढांड कहा जाता है। तो तल्ली, थल्ली, ढांड, ये सभी बालूका स्तूपों के मध्य जो निम्न या नीचे की भूमि होती है उसी को कहते हैं। यहां पर क्या है, बालूका स्तूप पर बारिश होती है तो यहां से पानी आता है और यहां पे इकट्ठा उग जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टाट यार्ड। तलियों में वर्षा के समय जल के एकत्रित होने से निर्मित अस्थायी झीलों को टाट या रन कहा जाता है। यह बालू का स्तूप है हमारा इस प्रकार से, एक बालू का स्तूप है हमारा इस प्रकार से, यह बालू का स्तूप हो गए हमारे। अब यहां पे देखिए मित्रों, यह है हमारा तल्ली, थल्ली है हमारी। अब क्या बारिश होगी तो यहां से पानी आएगा, यहां से भी पानी आएगा और यहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। यह पानी जो इकट्ठा होता है तो यहां पर यह एक झील का आकार ले लेता है। इसी को टाट या रन या पलाया झील भी कहते हैं। यह अस्थायी होता है, कुछ दिनों के बाद जमीन इस पानी को सोख लेती है और खत्म हो जाता है, तो अस्थायी झील होती है। इसको क्या कहते हैं, पलाया, टाट, रन दोस्तों। और राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झीलें जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पलाया झीलें बनती है दोस्तों। तो टाट, रन या पलाया झील समझ में आ गई। आगे बात करते हैं खड़ीन की। खड़ीन शुष्क क्षेत्रों में निर्मित, शुष्क क्षेत्र है वहां पर निर्मित पलाया झीलों के एक और कच्ची मिट्टी की पाल का निर्माण कर दिया जाता है, तब इसे खड़ीन सिंचाई कहा जाता है। जैसे ही हमने ये हमारा अब क्या करते हैं, यहां पर जो ये हमारी पलाया झील बनी है ना, ये इसके एक और क्या कर दिया है, 2 या 3 साइड तो इसमें क्या रहते हैं, रेतीले टीले रहते हैं। एक साइड जो दिशा बचती है उससे क्या नदी का रूप ले लेते हैं। ऐसे तो ये जो झीलें, इनसे पानी है जो आगे बह जाता है। तो एक और क्या कर देते हैं, अगर इस दिशा की बात करें तो यहां पे क्या कर देंगे, कच्ची मिट्टी है उसकी पाल बना देंगे, दीवार बना देंगे। अगर इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है तो इसको खड़ीन कहते हैं दोस्तों। इससे क्या की जाती है, सिंचाई दोस्तों। सिंचाई की पद्धति का विकास जो हमने इस चीज के बारे में पढ़ा ना, इस खड़ीन के बारे में, इस सिंचाई की पद्धति का विकास 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, जो वर्षा जल संग्रहण की एक परंपरागत पद्धति उस समय थी दोस्तों। और वर्तमान में भी इस प्रकार से वहां पर वर्षा जल का संचय किया जाता है, बहुत ही कम बारिश होती है वहां पर। यह हमारा था शुष्क प्रदेश, मुरुस्थल, थार का मुरुस्थल। आगे बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश यानी राजस्थान बांगड़ दोस्तों। अर्ध शुष्क मुरुस्थल या राजस्थान बांगड़ 25 सेमी समवर्षा रेखा तथा 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। यह हो गई हमारी 25 सेमी समवर्षा, यह हो गई 50 सेमी समवर्षा। यह जो प्रदेश है ना आपका, यह है राजस्थान बांगड़ या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश दोस्तों। अब अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसको हम इस प्रदेश को हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से में, पहला हमारा आता है वो आता है गग्गर का मैदान।
कौन सा आता है? गग्गर का मैदान, गग्गर नदी का मैदान दोस्तों। देखिए अर्ध शुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में, अर्ध शुष्क प्रदेश जो इस प्रकार था ना हमारा, इसका जो उत्तरी भाग है ना, ये यहां पर स्थित गग्गर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। तो गग्गर का मैदान मिलेगा आपको हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर दोस्तों। इस मैदान का निर्माण सरस्वती, द्वसदती, चौतांग तथा गग्गर नदियों के द्वारा लाई गई अवसादों के जमाव से हुआ है। गग्गर का जो मैदान है वो सिर्फ गग्गर नदी के पानी से नहीं बना है। यहां पे जैसे सरस्वती नदी बहती थी, द्वसदती, चौतांग नदियां और जो गग्गर, ये चारों नदियों के द्वारा जो अवसादी लाया गया, उनके जमाव के बाद इस गग्गर के मैदान का निर्माण हुआ है। अब दोस्तों जो ये अवसाद यहां पर आकर जमा हुआ, इस पर फिर वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत का जमाव हो गया। जमाव होने के बाद यह क्या बन गया? एक मैदान, जिसको कहा जाता है गग्गर का मैदान। इस प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी गग्गर है, जिसका उपनाम है मृत नदी दोस्तों। बारिश के दिनों में देखने को मिलती है, बाकी मिलती नहीं है, यानी मर जाती है, मृत नदी दोस्तों। और गग्गर नदी यहां पर हम बात करें इसकी गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो ये एक बहुत ही सक्रिय नाली के रूप में है। तो गग्गर नदी का जो पार्ट है उसको नाली कहा जाता है, बहुत ही सक्रिय, सक्रिय होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है दोस्तों। तो पहला भाग हो गया गग्गर का मैदान। दूसरा भाग है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित, जो हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश था इस प्रकार से, ये इसमें उत्तरी पूर्वी ये भाग, जिसका विस्तार चूरू, झुंझुनू तथा सीकर जिलों में पाया। शेखावाटी के नाम से पता चल गया कहां पर है, चूरू, सीकर, झुंझुनू में दोस्तों। शेखावाटी प्रदेश में धरातल के नीचे चूना की परत पाई जाती है। जैसे ये हमारा धरातल है, धरातल के नीचे यहां पे आपको क्या मिलेगा? चूना मिलेगा। इसलिए यहां कुएं खोदना आसान नहीं है। आप कुएं का यहां पे कुएं वो खोद नहीं सकते हैं दोस्तों। इन कुओं को स्थानीय भाषा में जोड़ या नाडा कहा जाता है। तो शेखावाटी प्रदेश है, वहां पर कुएं को स्थानीय भाषा में जोड़ या नाडा कहा जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बन सकता है मित्रों, याद रखना। यह एक आंतरिक अफवाह वाला क्षेत्र है, यानी कि जो भी नदियां यहां पर बहती है शेखावाटी क्षेत्र में, वो आंतरिक अफवाह वाली है, ना तो अरब सागर वाली है ना बंगाल की खाड़ी वाली है दोस्तों। आंतरिक अफवाह यानी वहीं पर बनती है नदी और वहीं पर खत्म हो जाती है। शेखावाटी प्रदेश में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो हमने पहले देख लिए। बरखान प्रकार सबसे खतरनाक वाले बालू का स्तूप। यहां राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो शेखावाटी प्रदेश है, इसमें आपको खेजड़ी सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेगी दोस्तों। यह था दूसरा प्रकार अर्ध शुष्क का। तीसरा प्रकार है नागौरी उच्चभूमि दोस्तों। नागौरी उच्चभूमि, नागौर जिले में विस्तृत नागौरी उच्चभूमि खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर के अंदर खारे पानी की 4 जिले हैं। कितनी है? 4 जिले दोस्तों। मतलब यहां पर नागौर के अंदर आपको जो पानी मिलेगा ना, वो खारा पानी ही मिलेगा दोस्तों। यहां कुचामन, नावा, डेगाना, डीडवाना आदि क्षेत्रों में खारे पानी की झीलों से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है दोस्तों। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं पानी खारा है, तो पानी खारा है तो कुछ तो कारण है, तो कारण क्या है? अब मित्रों बात करें कुब्बड़ पट्टी की, नागौरी उच्चभूमि की हम बात कर रहे हैं ना मित्रों, तो नागौर और जो कुछ अजमेर का भी क्षेत्र आता है वहां पर पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी। नागौर और अजमेर जिलों में के भूगर्भिक जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। खारा पानी है, फ्लोराइड की मात्रा यहां पर अधिक है दोस्तों, तभी तो खारा पानी है, तभी तो इतनी झीलें नागौर में खारे पानी की है दोस्तों। इसलिए यहां के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, इसी कारण इसे कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, यानी कि कम उम्र के अंदर ही हड्डियों के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, जिससे व्यक्ति है जो टेढ़ा चलने लग जाता है। इसी वजह से कुब्बड़ पट्टी इस क्षेत्र को कहा जाता है। सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल नागौर के मकराना तहसील के आसरवा गांव का है। सर्वे हुआ था दोस्तों 2015-16 में, उस समय सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जो पानी है वो मिलता है नागौर जिले के मकराना तहसील, जहां से मैं हूं दोस्तों, मकराना तहसील, उसी का गांव है एक आसरवा गांव, वहां का दोस्तों। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये चीज आपके सामने रख दी। और चौथा प्रदेश है गोडवाड़ प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश का। ये लूनी व इसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र है।
गोडवाड़ प्रदेश लूनी और लूनी की जो सहायक नदियां हैं उसका प्रदेश है दोस्तों, जिसका जो विस्तार है जोधपुर में, पाली में, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर में और जालोर के अंदर मिलता है दोस्तों। गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जो हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर जसवंतपुरा की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन किया था दोस्तों। तो यह था हमारा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, भौतिक प्रदेशों का भाग नंबर 2। सच में कमेंट करके बता देना आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों। अभी तक अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों जो भी नए साथी है वो एक बार जो भी प्लेलिस्ट में जाकर क्लासें हैं हमारी इतिहास की और राजनीति विज्ञान की वो जरूर अटेंड कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।